सिर्फ एक वकील नहीं है बल्कि कॉर्पोरेट की गुत्थियां सुलझाने वाले उस्ताद हैं। आईबीसी कानून, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए। इसका मतलब क्या होता है? पहली चीज, दिवालिया होने का मतलब क्या? सब कुछ खत्म हो गया, मेरे बैंक बैलेंस में अब कुछ नहीं है। Bankrupt doesn't mean that you have no asset at all or you have no money at all. Bankrupt is when a court, IBC कानून में एक चीज़ है, उसको कहते हैं Corporate Insolvency Resolution Process. ट्रांजैक्सी जैसे बड़े मामले सामने आते हैं तो उस समय एक वकील के दिमाग में क्या चल रहा होता है कि इतना बड़ा केस है, हाई प्रोफाइल केस है, 3.5 करोड़ दांव पे लगे हैं। वकील के दिमाग में कभी भी पैसे कितने दांव पे लगे हैं वो नहीं आता है और आना भी नहीं चाहिए। हाई प्रोफाइल केस आते हैं तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये होता है कि मैं प्रिडिक्ट कर सकूं कब क्या हो सकता है। आपको कॉर्पोरेट कंपनियों की वो लड़ाइयाँ याद है? एक तरफ फार्मा दिग्गज रैनवैक्सी जिनका 3.5 करोड़ का मामला था, और ऐसे बड़े और हाई प्रोफाइल केसेस के पीछे जो दिमाग काम करता है उनमें से एक आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है ध्रुव मिश्रा और आप देख रहे हैं आवाज़ लीगल अड्डा, और आज हमारे साथ हैं एडवोकेट शिवम पांडे। शिवम भाई, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू फॉर कॉलिंग। आज शिवम भाई के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताते हैं। ये सिर्फ एक वकील नहीं है बल्कि कॉर्पोरेट की गुत्थियां सुलझाने वाले उस्ताद हैं। इनका सिक्का दिल्ली से लेकर सिंगापुर की अदालतों में चलता है, और इनसे आज हम कानूनी किताबों की बातें नहीं करेंगे बल्कि धरातल की बातें करेंगे और समझेंगे कि कॉर्पोरेट लॉ आखिर क्या बला है और कैसे एक आम आदमी या छोटे बिजनेसमैन को बड़े पचड़ों से बचने के लिए इस कानून के बारे में जानना चाहिए। तो शिवम भाई, जब भी हम कॉर्पोरेट लॉ के बारे में बात करते हैं तो ऐसा लगता है कोई अंग्रेजी बोलने वाला सूटेड बूटेड आदमी होगा, तो सुनकर डर भी लगता है कॉर्पोरेट लॉ के बारे में। तो एक आदमी जो किराने की दुकान चलाता है या फिर एक छोटा स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, उसे इस कानून के बारे में कितना जानना चाहिए? बहुत ज़्यादा जानना चाहिए मेरे हिसाब से। तो होता क्या है कि जब जनरली एक आम आदमी कहीं पे जाके लॉ के बारे में सुनता है, सोचता है, तो उसको आजकल अगर आप सोशल मीडिया पे भी देखेंगे तो आपको दो तरीके की चीज़ें ही पता चलती हैं। पहला क्या है, किसी के फैमिली लॉ के डिस्प्यूट, और दूसरा मेरे ख्याल से क्रिमिनल लॉ के डिस्प्यूट, बेल ले लिया, डिवोर्स हो गया, यही सब बातें होती हैं। बट हमें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि इंडिया आज कस्प पे है जहाँ पे एक डेवलप्ड इकॉनमी बनने जा रहा है। इसमें क्योंकि हम रोज़मर्रा के लाइफ में हम भी फील करते हैं, आपने देखा होगा कितने सारे स्टार्टअप्स आए हैं इस देश में, कितनी फंडिंग आई है। मतलब 2008 से 2012 के टाइम पीरियड को आप देखेंगे तो इंडिया वाज अ हैवी मार्केट वेयर पीपल वर इन्वेस्टिंग, और उसी तरीके से अब ये सिलसिला चलता जा रहा है। हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इकोनॉमिकली। तो मुझे ये लगता है कि एक किराने की दुकानदार भी हो तो अगर वो सामान किसी से ख़रीद रहा है तो एक परचेज़ ऑर्डर पे साइन कर रहा है और उसके पास सामान आ रहा है। उस परचेज़ ऑर्डर को अगर आप पीछे पलटेंगे तो छोटे छोटे अक्षरों में बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं जी। वो उन चीज़ों से क्या उसके काम पे, उसके बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, मे बी वो कभी ना सोचे, पर अगर कल को डिस्प्यूट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने केचप मंगा लिया जी, केचप मंगा लिया, उसने घर पे रख लिया, उसका एक्सपायर हो गया या टाइम पे नहीं बिका, तो उसकी क्या रेमेडीज़ हैं, उसके क्या राइट्स हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर से या उस कंपनी से जिससे लेके आ रहा है, तो वो किस तरीके से उसको मनूवर करेगा, उसकी पेमेंट्स की दिक्कतें हैं। तो उन चीज़ों को मनूवर करने के लिए हमारे पास कमर्शियल लॉज हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, हमारे पास अगर किसी का 1 करोड़ से ज़्यादा का अगर डेट है, कोई मान लीजिए कोई दुकानदार ही है, सामान सप्लाई आया उसके पास, उसको या उसने किया है सामान सप्लाई और उसको पैसे नहीं मिले हैं, तो क्या करेगा? तो उन चीज़ों के लिए अगर सामने वाला पे नहीं कर पा रहा है, फिर कह रहा है कि मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, तो आप इंसॉल्वेंसी के लिए जाओगे जी। तो इन चीज़ों को समझना काफ़ी ज़रूरी है। और जब भी कोई नया स्टार्टअप किसी भी मार्केट में एंटर करता है विच इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, तो अगर उस मार्केट में एंटर कर रहा है तो उसके लिए कोई बैरियर्स ना क्रिएट हों, तो उसके लिए हमारे पास कंपटीशन लॉ है जो इंश्योर करता है कि यंग
या फिर नए स्टार्टअप्स किसी भी इस्टेब्लिश्ड मार्केट में एंटर कर सकें, उनको एंट्री बैरियर्स को किसी भी तरीके से, लेट्स से कोई बहुत बड़ा डॉयन है उस इंडस्ट्री में और 2-4 डॉयन मिलके कुछ एक कार्टेलाइजेशन कर लेते हैं, उनको एंट्री रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इफ़ेक्ट होता है और शायद वो सस्टेन ना कर पाएँ उनके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट अपने इन्वेस्टमेंट को। तो इन चीज़ों को बचाने के लिए एक हमारे पास लॉज हैं। लॉज को ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, पर एक बिजनेसमैन को पता होना चाहिए। एक टाइम आया था अभी 2-3 साल पहले, आप देखोगे फिनफ्लुएंसर का, जिन्होंने मतलब सबको एसआईपी करना सिखा दिया, सबको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बता दिया, कब कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। तो मुझे लगता है कि लीगल नॉलेज कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रिक्ट हो गया है सर्टेन बैंड वैगन्स के पास, और सर्टेन पॉकेट्स को लॉस पता है, उनकी यूटिलिटी पता है। अगर ये थोड़ा सा डेमोक्रेटाइज हो जाए, थोड़ा सा और ज़्यादा पता चले, तो कल को अगर कोई लड़का है इंजीनियरिंग करके निकल रहा है, कुछ स्टार्टअप बना रहा है, तो उसको अपने राइट्स पता हों, उसको कंप्लायंसेस की क्या ज़रूरत है वो पता हो। अच्छा, मान लीजिए मैं एक स्टार्टअप बना रहा हूँ, अब मैंने सोच लिया कि मुझे इस आइडिया पे काम करना है, पर उसके मुझे नियम कानून कायदे नहीं मालूम है, तो वो क्या नियम कायदे कानून होंगे अगर मैं कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बारे में बताइए। तो अगर बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप टायर बनाते हो और आपको टायर बनाना है और उसको बेचना है। टायर किसको बेचोगे आप? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को बेचोगे, ट्रक्स बनाने वाली कंपनीज़ को, कार्स बनाने वाली कंपनीज़ को बेचोगे। अब उसके लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको एक ज़मीन चाहिए, आपको वहाँ पे सेटअप चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, आपको लेबर हायर करना होगा, आपको एग्जीक्यूटिव्स हायर करने होंगे, और फिर आपको किसी को बोलना होगा कि भाई देखो हमने ये बनाया है और ये हमारा स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है, आप इसको यूटिलाइज़ करो और ख़रीदो। अब ये हर एक स्टेप पे यहाँ पे लॉज आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक्वायर करने जा रहे हो लैंड, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या कानूनी कार्रवाई करनी है, आपको एक वकील समझाएगा, बताएगा कि आपका लैंड का ड्यू डिलिजेंस करेगा, कहेगा कि हाँ ठीक है, ये लैंड आप यूज़ कर सकते हो कमर्शियल चीज़ों के लिए रैदर देन रेजिडेंशियल चीज़ों के लिए। फिर वहाँ पे आप मशीनरी के कुछ पार्ट इंपोर्ट करोगे या फिर बनवाओगे, तो उसके क्या सेट स्टैंडर्ड्स हैं, उससे कितना पोल्यूशन एमिट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, आपको क्या अप्रूवल्स चाहिए, उन चीज़ों को आपको एक लॉयर ही बता पाएगा, लॉज ही बता पाएगा। उसके बाद आपने मशीनरी बना ली, रख ली, आपने लेबर हायर किया, उनको कितना वेज देना है, कितना मिनिमम वेज देना है, कितना छुट्टी देना है, उनके वर्किंग कंडीशंस क्या होंगे, वो भी एक लॉ बताएगा। आप उसके बाद से जाके किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को आप जाके कांटेक्ट करते हो कि भाई मेरे टायर्स आप ख़रीदो, तो आप दोनों कॉन्ट्रैक्ट करोगे, किस क्वालिटी का होगा, कैसा होगा, वो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ आप पे लगेगा। कल को आप दोनों में विवाद हो जाता है, जिस पे हम लेटर आएंगे जब हम आर्बिट्रेशन की बात करें, तो वो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। तो फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द फंक्शनिंग एंड सस्टेनिंग योर बिजनेस, लॉज आर एट एवरी प्लेस, और आपको हर जगह पे एक अच्छे लॉयर की, जो आपका एक पार्टनर बन के चले, शैडो पार्टनर का। मेरा ये मानना है कि लॉयर्स जनरली आर एन एक्सपेंडिचर टू अ बिजनेस हाउस। तो और जो भी कोई बिजनेस हाउस होता है ना, उसका एम, उसने अपना करियर खोज लिया है, उसका करियर है कि बिज़नेस करना है, मुझे प्रॉफिट कमाना है। उसका करियर और एम ये नहीं है कि मुझे लॉ सीखना है, लॉ पढ़ना है। तो उसके लिए कौन आएगा? उसके लिए जो लॉयर्स ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं वो आएंगे। पर अगर तो बेसिकली अगर कोई स्टार्टअप कर रहा है तो अपने साथ एक कॉर्पोरेट लॉयर को साथ में रख के चले। हाँ, अपने साथ एक कॉर्पोरेट लॉयर, कमर्शियल डिस्प्यूट्स लॉयर आपको साथ लेके चलना होगा। बिकॉज ये जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी परमिशन आर नॉट फॉर द हेडेज, ये आपके ना क्राइसिस मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं कि आज तो चल रहा है, आज आपने बना लिया कि हाँ ये चलाना है, मुझे बिज़नेस चलाना है, तो ये ज़रूरी है, तो आपने करा लिया। आप उस नज़रिए से मत देखो, आप उस नज़रिए से देखो कि कल को अगर कुछ ख़राब होगा तो ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वही लॉयर्स हैं जो आपको बचाएंगे। बिल्कुल। तो बुरे दिनों से बचने के लिए आपको अपने साथ एक वकील जरूर साथ में लेके हाँ, चले। ये तो ठीक है। तो आगे एक बात बताइए, आपने आर्बिट्रेशन में बहुत काम किया है, तो आर्बिट्रेशन होता क्या है? अगर मैं आपसे आम आदमी के लिए समझना चाहूँ, आसान भाषा में आप मुझे समझाएं। ठीक है।
मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। अभी हम बात कर रहे थे टायर और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में। अब लेट्स से कि आपने टायर की कंपनी शुरू करी और एक कंपनी है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल XYZ कार मैन्युफैक्चरर। अब वो कंपनी आपके पहियों के बिना तो कार चलवा नहीं सकती, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब उसमें हुआ, उनके डिफरेंट मॉडल्स हैं, कोई SUV है, कोई सेडान है, कोई छोटी सी आपकी जो कॉम्पैक्ट SUV या फिर जो भी कार ले लीजिए आप। अब हर एक का टायर स्पेसिफिकेशंस अलग है, उसमें किस क्वालिटी के टायर चलेंगे ये भी स्पेसिफिकेशंस अलग है। तो आपने क्या किया, उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर हम आपको टायर सप्लाई करेंगे, और आपने क्वार्टरली जो है कि आपका इतना परचेज आया, ऑर्डर आया, आपने वो परचेज ऑर्डर मतलब पहुंचा दिया, आपने टायर उसके एवज में पहुंचा दिया। अब होता क्या है कि कल को डिस्प्यूट आ जाता है कि भाई मेरे टायर में लेटेक्स इतना % होना चाहिए था, कार्बन इतना % होना चाहिए था, और आपका रिकरिंग बिजनेस है, आप याद रखिए। अब आप उस एक किसी सेगमेंट या उस एक ट्रांजैक्शन के बेसिस पे आप अपना रिलेशनशिप तो ख़राब नहीं करोगे। एग्जैक्टली राइट। और अगर आप कोर्ट कचहरी चले गए तो क्या होगा, इंडिया में दिल्ली जैसा शहर जहाँ पे सबसे जल्दी मेरे हिसाब से कि सबसे जल्दी जो है लीगल आपको आंसर मिलता है, वहाँ पे भी 8 साल है एक सूट का आपका लाइफ टाइम। तो आप क्या करोगे कि भाई आपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था ना तभी लिख लिया था कि कल को मेरे और आपके बीच में कोई भी विवाद होगा तो हम एक काम करेंगे, हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम दोनों एक एक आदमी को बैठाएंगे आर्बिट्रेटर, वो दोनों मिलके एक प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर चूज़ करेंगे और उनके सामने हम वो सब कुछ फॉलो करेंगे जो एक कोर्ट में होता है। तो जनरली समझना चाहता हूँ कि कोर्ट और आर्बिट्रेटर दोनों अलग अलग है? दोनों अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ चलने वाली सिस्टम है। इस जस्ट कि आप कोर्ट में जाओगे तो आप फंसे रहोगे, आपका मैटर लिस्ट हो रहा है कब हो रहा है। आप आर्बिट्रेटर के पास जाते हो तो वो होता है कि इस फला डेट पे इतने बजे से इतने बजे तक हम आपकी बहस सुनेंगे, आप इतने दिन में प्लीडिंग्स पेपर वर्क कंप्लीट कर लीजिए, विटनेस एग्जामिन करना है आप एग्जामिन कर लीजिए, मैं दोनों पक्ष को सुनूंगा और एक डिसीजन दूंगा। उस डिसीजन को जजमेंट नहीं अवार्ड कहते हैं, बट इट्स अ बेटर थिंग, राइट। मतलब आप कोर्ट में जाके दुनिया भर के पचड़ों से बच के आप एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्चुअली क्रिएटेड एक ट्रिब्यूनल के पास जा रहे हो जिसके अवार्ड और डिसीजंस की वही पावर है जो एक जज के ऑर्डर के पावर के बराबर है। ऑब्वियसली उसको टेस्ट किया जा सकता है कहीं ना कहीं कोर्ट में या फिर रिजेक्ट किया जा सकता है, बहुत रेयर होता है। तो ये बेसिकली मानना ही होगा, ऐसा लिमिट वो नहीं है आपके पास, पाबंदी नहीं है कोई आर्बिट्रेटर की। तो अगर एक कॉमन आदमी के लिए आप समझाना चाहें, कोई विवाद हो गया, जैसे आप बता रहे थे दुकानदार आया, उसके पास सामान आता है, कोई एक्सपायर सामान हो गया, ठीक है, तो अगर कल को जहाँ से जिस कंपनी से सामान लेता है उसके साथ विवाद हो गया तो उसे क्या करना चाहिए? कोर्ट जाने के बजाय आर्बिट्रेटर के पास जाना चाहिए? आपके अग्रीमेंट में अगर लिखा है तो आप अचानक से नहीं जा सकते आर्बिट्रेटर के पास। अच्छा। उस अचानक से तब जा सकते हो जैसे विवाद शुरू हो गया तो आपने एक चिट्ठी लिखी कि भाई हमारे बीच में विवाद है, हम इसको ठीक से सेटल करना चाहते हैं, मैं चाह रहा हूं कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो जाए। अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है तो बेसिकली जब मैं आपके साथ कोई डीलिंग कर रहा हूं तब एक कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच साइन होना चाहिए, एग्रीमेंट, और वहां पे मेंशन होना चाहिए कि अगर कोई विवाद होता है तो हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे इंस्टेड ऑफ कोर्ट। करेक्ट। अच्छा, तो आर्बिट्रेशन का कोई टाइम लिमिट होता है कि अगर केस गया, जैसे कोर्ट में केस जाता है तो सालों लग जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब तक का नंबर आएगा। तो आर्बिट्रेटर में क्या कोई टाइम लिमिट होता है केस फाइलिंग का, केस डिस्चार्ज तक का? हाँ, बहुत ही, और ये 2015 में, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे लेजिस्लेटर्स को जिन्होंने ये सोचा है और काफ़ी नॉवेल है। यहाँ पे हमारे पास एक टाइम लिमिट होता है कि 1 साल के अंदर आपको, जिस दिन से आपके प्लीडिंग्स कंप्लीट हो गया, आपने आर्बिट्रेटर बैठा दिया, प्लीडिंग्स कंप्लीट हो गया, आपको 1 साल में अवार्ड देना है। अच्छा। जो कि एक्सटेंडेबल है, 6 महीने बाय आर्बिट्रेटर खुद एक्सटेंड कर सकता है, और अगर वो भी 6 महीने पूरे हो जाते हैं, नहीं हो पाता है तो आपको कोर्ट जाना पड़ता है कि कोर्ट से आप एक्सटेंड करा लो और टाइम। अच्छा। तो ज़्यादातर आर्बिट्रेटर ये चाहते हैं कि जो टाइम लिमिट है उसी में हम ये चीज़ डिसाइड करते हैं। तो मतलब जिस दिन से आपने फाइल किया उसके विदिन 1 साल के अंदर आपका केस निपट जाना चाहिए। 1 से 1.5 साल में निपट जाएगा, आपके पास डिसीजन आ जाता है। अच्छा, कितने % आपने बहुत सारे आर्बिट्रेशन के केसेस किए हैं, तो कितने % चांसेस होते हैं सक्सेसफुली निपट जाते हैं केसेस? मेरा एक्सपीरियंस रहा है, चूँकि मैं कॉरपोरेट वॉर्स के बीच में आर्बिट्रेशंस कर रखी है मैंने,
तो वहाँ पे डीप पॉकेट्स होते हैं, सो वहाँ पे क्या होता है, हर एक चीज़ को उठा के कोर्ट लेके चले जाते हैं लोग, तो उसमें थोड़ा डिले हो जाता है। बट ऐसे भी बहुत सारे छोटे छोटे आर्बिट्रेशंस हैं जो मैंने देखे हैं, करे हैं, सुपरवाइज भी किए हैं, वो जो एक एक साल में 8-8 महीने में भी ख़त्म हुए हैं बहुत से आर्बिट्रेशंस। तो एक ये अच्छा मतलब इंडिकेशन है फ्यूचर के लिए, और आज के ज़माने में लोग ज़्यादातर इनके बारे में जान रहे हैं, तो वो भी अच्छी चीज़ है। अच्छा, अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट की बात करी थी, ठीक है, तो एक आम आदमी को अगर समझाना हो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और क्या जो जॉब ऑफर हमें अपने एम्प्लॉय से मिलता है वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आता है? हाँ हाँ, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। एनी डॉक्यूमेंट जहाँ पे म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को आपने लिख दिया है और उस पे दोनों पक्षों ने साइन कर दिया है कि ये मेरे राइट्स हैं, ये मेरी लाइबिलिटीज़ हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट है। अब वो चाहे एक डॉक्यूमेंट हो, चाहे चिट्ठियों के थ्रू हो, वो है। तो अगर सपोज किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बनते भी हैं, टूट भी जाते हैं, तो उस सिनेरियो में क्या करना चाहिए? तो जैसे पहला है कि मान लीजिए मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं आपको 500 रुपये दूंगा, आप मेरे लिए एक टेबल बना दो, और आपने 2 पैर तो काट दिए, टेबल का जो ऊपर का है वो नहीं बनाया, और आपने बोला कि अब मैं नहीं करूँगा। तो मैं क्या करूँगा? मैं कहूँगा मैं एक अपने आर्बिट्रेटर, या फिर अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं है तो मैं कोर्ट में जाऊँगा कि भाई मैंने पैसे दिए, टाइम वेस्ट किया, इसको स्पेसिफिकली परफॉर्म करने को बोलो। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आप केस कर सकते हो, तो वो प्राइमरी हमारा रिलीफ होता है। और ये कहूँगा कि इसने जो टर्मिनेशन किया है वो गलत किया है, मेरा नुकसान हुआ है, तो उसके लिए एवज में मैं आपसे जुर्माना भी, मतलब डैमेजेस भी मांग सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ जब मैं आर्बिट्रेशन के बारे में पढ़ रहा था तो इमरजेंसी आर्बिट्रेशन एक शब्द आया था, उसका क्या मतलब होता है? जैसे आपने कभी सुना है कि कोर्ट ने स्टे कर दिया है, फला फला कोई चीज़ स्टे कर दिया है? वो स्टे क्या होता है कि जब तक केस चलेगा, केस तो थोड़ा टाइम लेगा ना, चाहे आर्बिट्रेशन हो, दोनों पक्षों को सुनना है, दोनों पक्षों के एविडेंस को अप्रिशिएट करना है, चाहे कोर्ट हो चाहे आर्बिट्रेशन हो, दोनों जगह केस थोड़े दिन चलेगा। तो होता क्या है कि कई बार ऐसे चीज़ें होते हैं, फॉर एग्जांपल आप ऐसे सोच लो, आपने सेब का कंसाइनमेंट मंगाया, ठीक है, और सेब को मंगा लिया आपने मुंबई पोर्ट पे। अब वो सेब जो है आपका, मतलब वो क्वालिटी के हिसाब से नहीं है, पर सामने वाला कह रहा है कि नहीं ये तो पेरिशेबल गुड्स है। जब तक आप कोर्ट जाओगे, आर्बिट्रेशन में जाओगे, तब तक तो सेब ही खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो क्या चाहिए आपको? एक इमरजेंसी रिलीफ चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करते हो, जब तक आप ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो, आपने चिट्ठी लिखी है सामने वाले को, सामने वाले ने रिस्पॉन्ड किया है, मान रहा है, नहीं मान रहा है, नहीं मान रहा है, कोर्ट जाना है, जो भी करना है, पर वो जो टाइम पीरियड है उसमें तो आपका सेब तो सड़ जाएगा। जी। तो उस सेब को कैसे बचाओगे? तो उसके लिए एक प्रोविज़न है जो काफ़ी नॉवेल है, आई थिंक 2012-11 के आसपास बातें इस पे शुरू हुई, और मैंने काम किया है इंडिया सीटेड आर्बिट्रेशन का पहला इमरजेंसी आर्बिट्रेशन मैंने एनफोर्स कराया इस देश में। तो उस केस के बारे में समझना चाहूँगा कि क्या केस था वो? तो वो केस बेसिकली दो कॉर्पोरेट हाउसेस के बीच में था। अच्छा। एक कॉर्पोरेट हाउस इंडिया की वो यूएस बेस्ड है, उसने इंडिया के एक कॉर्पोरेट हाउस में इन्वेस्टमेंट कर रखा था। इन्वेस्टमेंट में कुछ टर्म्स थे, जैसे बताया था कि टर्म्स लिखे हुए हैं, वो टर्म्स ब्रीच होते हैं। अब वो टर्म्स ऐसे ब्रीच हो रहे थे कि जो उनका पूरा इन्वेस्टमेंट है, जो यूएस कंपनी का या फिर जो फॉरेन कंपनी का जो पूरा इन्वेस्टमेंट है इंडियन कंपनी में, वो नलीफाई हो जाएगा। अच्छा। ऐसा ब्रीच हो रहा था। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, उसमें हम कोर्ट्स जाते, फाइलिंग करते, आर्ग्यूमेंट होते, और इंडिया में एक सिस्टम है कि आपको आर्ग्यू करने जाओ तो कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप बहुत बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट्स ले आओ, वो आर्ग्यू करते रहेंगे, आपका तो काम ख़राब हो जाता। तो उसमें हम गए एक इमरजेंसी आर्बिट्रेटर के पास कि भाई जब तक मेरा ट्रिब्यूनल बन रहा है, आर्बिट्रेटर्स बैठ रहे हैं, तब तक ये लो मेरा केस, आप मुझे सुनो। उन्होंने 10 दिन के अंदर ऑर्डर दे दिया, वो ऑर्डर हम लेके आए और फिर सुप्रीम कोर्ट तक वो अपहेल्ड हुआ। ओके। तो वो है इमरजेंसी आर्बिट्रेशन। सड़ते हुए सेब को बचाने की एक कला है। हाँ, अगर ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है जहाँ पे पेरिशेबल गुड्स काइंड ऑफ थिंग, तो वहाँ पे आप इमरजेंसी आर्बिट्रेशन कर सकते हैं। दाइची सांक्यो और रेनवेक्सी का मामला हुआ था जो 3,500 करोड़ रुपए का था। हाँ। तो उसमें एक्चुअल में क्या मामला था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और आप उस टीम का पार्ट थे, और कॉमन आदमी को इससे क्या सीख मिल सकती है इस टाइप के केसेस से? दाइची सांक्यो का जो केस है वो एक्चुअली, मैं एक लॉ फर्म में काम करता था,
उन वहाँ पे मैं एज एन एसोसिएट ज्वाइन ही किया था 2017 में, और आज तक आई थिंक चल ही रहा है। और मैंने 9 साल उस फर्म में काम किया, तो उस फर्म के पास मैंडेट था डाइची सांक्यो के फेवर में की ओर से। तो उसमें ये था कि एक डील होती है कि एक फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी को ख़रीद रही है। उस डील, अब जैसे मैं आपके पास जब आऊँगा, फॉर एग्जांपल टेबल वाली ही बात ले लें, हाँ। तो आपने बोला कि मैं बहुत अच्छा टेबल बनाता हूँ शिवम भाई। मैंने कहा अच्छी बात है, और हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। पर बाद में मुझे पता चलता है कि आपको तो टेबल बनाने आता ही नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसा ही कुछ मामला था। उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन की तरफ से आपको एक कॉन्ट्रैक्ट में इंड्यूस किया गया था। तो जब एक कंपनी को पता चलता है तो उनके पास आर्बिट्रेशन क्लॉज था, उन्होंने आर्बिट्रेशन करी और वो जीते, प्रूव कर पाए। तो जब रणबैक्सी जैसे बड़े मामले सामने आते हैं तो उस समय एक वकील के दिमाग में क्या चल रहा होता है कि इतना बड़ा केस है, हाई प्रोफाइल केस है, 3.5 करोड़ दांव पे लगे हैं, तो एक वकील के दिमाग में क्या चल रहा होता है, कैसे प्रिपेयर कर रहा होता है वो अपने आप को? तो वकील के दिमाग में कभी भी पैसे कितने दांव पे लगे हैं वो नहीं आता है, और आना भी नहीं चाहिए। मेरा काम क्या है कि जब भी कॉर्पोरेट वॉर्स होते हैं, हाई प्रोफाइल केस आते हैं, तो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि मैं प्रिडिक्ट कर सकूं कब क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि लेट से मेरे पास आज आया, मैं इनको सामने वाले को चिट्ठी भेजूंगा कि भाई आर्बिट्रेशन करना है, तो सामने वाले का पास भी तो वकील है, तो वो क्या क्या चीज़ कर सकता है इससे हटने के लिए। वो कोर्ट जा सकता है, वो एंटी आर्बिट्रेशन सूट फाइल कर सकता है, वो मेरे से अगेंस्ट क्रिमिनल फाइल कर सकता है, कहेगा कि ये कॉन्ट्रैक्टिव फ्रॉड है, ये आर्बिट्रेशन ही नहीं हो सकता। तो मैं इन सारी चीज़ों को पहले से ही बना लेता हूँ अपने दिमाग में, और इस तरीके से अपने प्लीडिंग्स को स्ट्रक्चर करता हूँ, इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को स्ट्रक्चर करता हूँ कि उनका कोई भी दांव मेरे आर्बिट्रेशन को रोक ना सके। तो मैं कभी भी नंबर्स गेम पे नहीं बिलीव करता हूँ। एक्चुअली मेरा काम क्या है, अगर मैं उतनी ही मेहनत करूँगा 150 रुपये की केस पे, और उतनी ही मेहनत करूँगा 1.5 लाख के केस पे, मतलब नंबर आप फिल कर लीजिए, बट लीगल एक्यूमेन तो अलग ही होता है, मतलब प्रिंसिपल्स तो सेम ही लगने वाले हैं। आईबीसी कानून, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए। हाँ। और इसका मतलब क्या होता है, पहली चीज? और दूसरी चीज, दिवालिया होने का मतलब क्या, सब कुछ खत्म हो गया, मेरे बैंक बैलेंस में अब कुछ नहीं है? ऐसा नहीं होता है। हाँ। दिवालिया क्या होता है कि जैसे बैंकरप्ट वर्ड भी जो है ना, वो आई थिंक यूरोप में पहले जो मनी लेंडिंग का काम होता था, तो वो ना बेंच पे बैठ के आपको मनी लेंडिंग किया करते, तो वो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हो गए। तो कई बार मनी लेंडर्स जो होते थे उनके पैसे ख़त्म हो जाते थे, या उनकी लाइबिलिटी और जो उनके एसेट्स थे वो मिसमैच करते थे, तो उस बेंच को तोड़ दिया जाता था। अच्छा। हाँ, ये बोलने के लिए कि भाई अब इसका धंधा ठप हो गया है। ये मैंने पढ़ा है कहीं पे। अच्छा। रियलिटी नहीं पता मुझे, पर मुझे इंसॉल्वेंसी की बुक्स में तो यही कहानी लिखाई गई है। तो वहाँ से वर्ड आता है बैंकरप्ट। अब बैंकरप्ट डजंट मीन दैट यू हैव नो एसेट एट ऑल और यू हैव नो मनी एट ऑल। बैंकरप्ट इज व्हेन अ कोर्ट और अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेज कि भाई आपके जो एसेट्स हैं और आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं, आपके एसेट्स उन लाइबिलिटीज़ को मीट नहीं कर सकते, तो आईबीसी कानून में एक चीज़ है, उसको कहते हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। ओके। यानी कि आपकी एक इंसॉल्वेंसी वाली सिचुएशन आ गई है, अब हमारी सरकार जो है आपको एक प्रावधान दे रही है कि आप इस इंसॉल्वेंसी से बाहर आ सकें। तो उसमें क्या करेंगे कि जो आपकी करंट मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट ठीक से कंपनी नहीं चला पा रही है, तभी तो आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ नहीं मिसमैच आ रहा है। तो मैं क्या करूं, मतलब सरकार क्या करेगी, आपके एसेट्स इंक्रीज नहीं हो रहे कंपनी में, आपकी लायबिलिटीज बढ़ती जा रही है। मतलब आपके एसेट उतने नहीं हैं कि आप सारे अपने लेनदारों को पैसा दे सको। तो आप क्या करोगे कि उसके मैनेजमेंट को हटाओगे। आप एक क्वालिफाइड, यूजुअली सीएज होते हैं जो आईबीबीआई से रजिस्टर्ड और क्वालिफाइड लोग होते हैं, उनको आप रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बुलाते हो। आपको एक एनसीएलटी हमारे देश में, उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कहते हैं आईबीसी में, आपको वो अपॉइंट करेगी, मैनेजमेंट को सस्पेंड करेगी। वो आएगा, वो लिखा पढ़ी करेगा, बनाएगा ये एसेट है, ये लाइबिलिटी है, एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाएगा और बोलेगा कि अगर कोई इस कंपनी को ख़रीदना चाहता है प्लीज़ आके ख़रीदो। फिर वो आके अपना प्रपोज़ल देगा, उसके जो क्रेडिटर्स होंगे वो बोलेंगे कि हाँ ये प्रपोज़ल सही है नहीं है, और फिर वो कंपनी को आगे चलाने का डिसीजन लेंगे।
एक लॉ के बारे में बहुत सुना जाता है, CCI, कंपटीशन लॉ के बारे में। तो वहाँ पर किस तरीके के केस आते हैं? बड़े बड़े कंपनीज के केस आते हैं या छोटे लोग भी जा सकते हैं, छोटे स्टार्टअप या बिजनेसमैन के भी केस होते हैं वहाँ पे? तो अब CCI के अंदर थ्रेशोल्ड है एक्चुअली 1000 करोड़ के लगभग का। तो वहाँ पे होता क्या है कि तो अगर आपकी 1000 करोड़ की कंपनी है या उससे बड़ी है, तब आप CCI में जा सकते हैं? नॉट नेसेसरीली इतना ब्लैक एंड वाइट आप इस तरीके से नहीं देख सकते, बट अगर मोटा मोटी आपको अगर कॉमन मैन की तरह समझना है कि CCI करता क्या है, CCI है प्रतिस्पर्धा आयोग। ओके। मार्केट में, इकोनॉमी में कंपटीशन को बनाए रखने के लिए और ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रांजैक्शन ना हो जिसकी वजह से एक आपके इकोनॉमी पे एडवर्स इफेक्ट आएगा। अच्छा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, लेट से कि कल को यहाँ पे एक ही कंपनी सिर्फ कार बना रही है, ABC लिमिटेड, वो कार बना रही है। अब वो सिर्फ वही बना पा रही है, उसके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि सिर्फ वही इतने सस्ते दाम पे कार बेच पा रही है कि कोई और कॉम्पिटिटर घुस ही नहीं पा रहा है उस मार्केट में। ठीक है, तो वो उसके पास एक टाइम के बाद मोनोपोली आ जाएगी जी। वो कार को पहले तो आपको बेचेगा सस्ते दाम पे, फिर उसके एड ऑन सर्विस उसको महंगे करेगा। आपके पास कोई चारा नहीं है, आप फंस जाओगे उस चीज़ को लेके। या फिर कोई आपको कहेगा कि भाई हम मोजे तुमको तभी बेचेंगे जब आप जूता हमसे खरीदो। एग्जैक्टली। तो ये सब प्रैक्टिसेस क्या हैं? ये एंड कंज्यूमर के ऊपर एक तरीके का शोषण हो सकता है। तो ऐसा एक इकोनॉमी में ना हो, इसीलिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनी है, उसका एक कंपटीशन एक्ट है और इन चीज़ों को ही संभालने के लिए इनका काम है और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं हमारे देश में इस वक्त, मुझे लगता है। तो इस तरह की मोनोपोली ना हो, वो CCI देखता है। CCI देखता है। अब एक स्टार्टअप, अगर सपोज मैं एक कंपनी शुरू कर रहा हूँ, मैं आपके साथ स्टार्टअप करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली हम एक एग्रीमेंट साइन करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे। ठीक है, तो पार्टनरशिप अगर करनी है मुझे क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन ध्यान में रखना चाहिए? तो लेट से अगर मुझे और आपको कल को डिसाइड करना है कि भाई हमें पार्टनरशिप करनी है, कंपनी, ठीक है, और हमें कल को समोसा बेचना है आपकी बिल्डिंग के बाहर। बिल्कुल। तो अब हम दोनों ने 100 रुपये लगाए। हाँ। और फिर हमने डिसाइड करा कि भाई 100 हमने लगाए हैं, या आपने 80 लगा दिए, मैंने 120 लगा दिए जी। तो फिर हमने रेडी खरीदी, हमने समोसे बनाने का सामान खरीदा और हमने बेचा। फिर हमने उसमें हमने कहा कि भाई शिवम आपने तो पैसे 120 लगा दिए पर खड़े होके बेचा मैंने। हाँ। तो ऐसे ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं। तो बिज़नेस की रियलिटीज़ को तो हम दोनों आपस में डिसाइड करेंगे कि भाई मंडे टू फ्राइडे अगर मैंने बेचा है तो भले ही आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है पर मेरा श्रेय ज़्यादा होता है। कल को हमारे बीच में डिस्प्यूट हो गया, कैसे करेंगे, हमारे बैंक अकाउंट को कैसे एक्सेस होगा, तो हम पहले एक पार्टनरशिप डीड बनाएंगे, उसको रजिस्टर कराएंगे, फिर उसके बाद से हम उसके लाइसेंसेस लेंगे उसके नाम पे और फिर आगे बिजनेस करेंगे। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ना भाई कॉर्पोरेट लॉयर या एडवोकेट का नाम सुन के ना थोड़ा सा डर लगता है, आम आदमी को लगता है इतना बड़ा वकील हम कैसे पहुंचेंगे। तो सपोज एक गरीब आदमी है, समोसा बेचने वाला है, उसने किसी कंपनी में अपने पैसे लगाए हैं, ठीक है, उसका पार्ट बन गया, अगर शेयर्स भी खरीद लिए, तो वो अपने किसी कॉर्पोरेट एडवोकेट के पास कैसे पहुंचेगा, लॉयर के पास अप्रोच कैसे करेगा? तो अगर उसके पास, देखिए अगर डिस्प्यूट हो गया है, हाँ, तो आपको कॉर्पोरेट लॉयर्स को आपको 2 कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा। एक होते हैं जो कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शनल लॉयर होते हैं, वो इन ट्रांजैक्शंस को इनेबल करते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम और आप पार्टनरशिप डीड बनाएंगे, कोई तो बनाएगा, कोई लॉयर देख के इसको जी। कि लीगली हो, क्या अलाउड है क्या नहीं हो। फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन कंपनी जो है इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, तो वो इन्वेस्टमेंट किस तरीके से आना है, कितना फॉरेन एक्सचेंज आ सकता है, किस कैटेगरी में आ सकता है, ये सब एक ट्रांजैक्शनल लॉयर बनाएगा। ये हो गया उनका काम जो इनेबल कर रहे हैं। जब यही काम के बाद आगे डिस्प्यूट आता है तो वहाँ पे कमर्शियल डिस्प्यूट्स लॉयर आते हैं, वहाँ पे उनको कोर्ट आर्बिट्रेशन जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में इंडिया में एक्चुअली आपके पास फ्री लीगल सर्विसेज एग्जिस्ट करती हैं। लीगल सर्विस अथॉरिटी हमारे देश में, हर कोर्ट के पास एक प्रोविज़न है कि आप किसी को भी फ्री में लॉयर अपॉइंट कर देंगे। अब मैं दिल्ली हाई कोर्ट काफ़ी जाता हूँ, वहाँ पे मुझे एक बहुत ही प्यारी चीज़ देखने को मिलती है कि आप अगर कभी क्रिमिनल कोर्ट में जाओगे तो एक्यूज्ड का या कोई भी किसी भी आदमी से जज ज़रूर पूछते हैं कि आप अपना वकील करेंगे जी। कि आपको सरकार की ओर से मुहैया कराया जाए। तो
काफ़ी अच्छा जो एक सिस्टम बन रखा है, उसकी इफ़ेक्टिविटी क्या है वो बाद में बात करते हैं उस पे, बट है प्रोविज़न है आपके पास फ्री लीगल एड के लिए। अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो नोटिस आएगा घर पे। अब लीगल नोटिस आता है तो आदमी डर के घर में बैठ जाता है, तो उस टाइम क्या करना चाहिए? बीइंग अ कंपनी अगर नोटिस आता है तो कैसे रिवर्ट करना चाहिए? अगर एक आम आदमी को लीगल नोटिस आ जाए तो फिर क्या उस वक्त करना चाहिए? तो देखिए, लीगल नोटिस जनरली जो आजकल आता है वो लॉयर लिख के भेजता है, हम्म, और आपको रिप्लाई करना चाहिए, एक लॉयर के पास जाना चाहिए, और आपको अपनी चीज़ों को एक साथ एसिमुलेट करके अपने मतलब क्यों ये जो भी आपका है कि आपके अगेंस्ट एलिगेशंस लगे हैं वो क्यों गलत हैं, क्या सही हैं, आपको ये रिप्लाई करना चाहिए। एक लॉयर आपको वो अच्छे से लिख के दे सकता है कि कल को अगर आपके अगेंस्ट ये केस होता है तो आप उसमें कैसे मनूवर करेंगे, कहीं ऐसा ना कुछ लिख दिए जो आप ही के अगेंस्ट यूज़ हो जाए। तो लीगल नोटिस अगर कोई एडवोकेट भेजता है तो आपको भी किसी एडवोकेट के थ्रू ही जवाब भिजवाना चाहिए, हाँ, ना कि खुद देने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, ना खुद देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और आजकल तो एक नया ट्रेंड सा चल गया है कि सर मैंने रिप्लाई बना दिया, आप बस देख लीजिए और चैट जीपीटी से बना के वो कुछ भी लिख के ले देते हैं। तो आपको सच में एक लॉयर के पास जाना चाहिए, लीगल नोटिस का रिप्लाई करना चाहिए। देखिए, लॉ से डर के कुछ नहीं होगा, वो तो हमारे देश के सिस्टम में जो प्रोसीजर है ना वही एक पनिशमेंट है, तो इस वजह से आदमी डरता है। पर लॉ बहुत सिंपली आपके पास एवेन्यूज़ दे रखे हैं कि आप ये प्रोसेस है। कल को आपको अगर मतलब बाल कटाना है तो आपको एक बार्बर के पास, क्वालिफाइड आदमी के पास जाके ही कटाना पड़ेगा, राइट? तो उसी तरीके से अगर आपको कल को एक लॉयर से आपको लीगल नोटिस का रिप्लाई बनवाना है तो आपको एक लॉयर के पास ही जाना पड़ेगा। वो आपको अच्छे से बता सकता है चीज़ों को, डर के नहीं होगा आपको। मैं चाहता हूँ कि आज के देश में, हमारे देश में सब कोई इसको नॉर्मल पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ लेके चले कि भाई लॉ है, उसका कंप्लायंसेस है, उसके एक सेट गाइडलाइंस है, उनको फॉलो करना चाहिए। तो आपको एक लॉयर मिल जाता है, और बहुत लॉयर मिल जाते हैं, बहुत से अच्छे अच्छे लॉयर्स हैं जिन्होंने, मैंने देखा है कि प्रो बोनो केसेस भी करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी करते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो फिर खाएगा क्या, वही वाली प्रॉब्लम है। बट मुझे लगता है कि हमारे पास अमटीन अमाउंट ऑफ लॉयर्स हैं जिनके पास आप जा सकते हैं और बहुत से हेल्प करने के लिए रेडी भी रहते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं कि अगर मैं एक आम आदमी हूँ, अब मेरे पास पैसे नहीं, मुझे किसी ने नोटिस भेज दिया, किसी केस में इन्वॉल्व हो कर दिया मुझे, तो क्या मुझे, जब मेरे पास कोर्ट फीस देने के पैसे नहीं है, लॉयर के पैसे देने के लिए पैसे नहीं है, और आप अभी बात कर रहे थे कि एक अच्छी बात है कि हमारे देश में मुफ्त में भी एडवोकेट्स प्रोवाइड करते हैं, हेल्प करते हैं हमारे कोर्ट्स, तो क्या मुझे मिलेगा? हाँ, आपको ज़रूर मिलेगा। इनफैक्ट जैसे मान लीजिए आपके अगेंस्ट केसेस फाइल होते हैं, तो केसेस फाइल होने और आपके पास कुछ भी नहीं है, तो इंडिजेंट पर्सन या फिर पॉपर के लिए भी हमारे सिविल प्रोसीजर में भी प्रावधान है कि आप किस तरीके से उनको कुछ एग्जम्पशंस दे सकते हो कोर्ट फीस देने में या ना देने में। तो उसके गाइडलाइंस हैं, आप उनको फॉलो करिए, और लॉयर भी आपको मिल जाएगा फ्री में। आप लीगल सर्विस अथॉरिटी से फ्री लीगल एड भी ले सकते हैं। अभी आप चैट जीपीटी की बात कर रहे थे, तो एआई की बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, हर सेक्टर में है। एडवोकेसी में कितनी इन्वॉल्वमेंट है, और क्या लॉयर्स की जॉब रहेगी कि चैट जीपीटी की मदद से मैं भी कल को अपना केस जाके लड़ सकता हूँ? आप नहीं लड़ सकते हैं, पहली बात। अच्छा। पहली बात यह है कि केस लड़ने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए लॉयर का, तो वो तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ही मिलने वाला है। मतलब आपको स्टेट बार से मिलेगा, फिर आप ऑल इंडिया बार एग्जाम दोगे, फिर आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देगा। तो नहीं, क्या एक आम आदमी जाके खुद को अपना केस रिप्रेजेंट नहीं कर सकता कोर्ट में? कर सकता है, अच्छा। बट एज एन एडवोकेट वो केस नहीं लड़ सकता है। जब वो जाएगा तो उसको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि मैं पार्टी इन पर्सन आर्ग्यू करना चाहता हूँ केस को, और फिर वो जाके लड़ लेगा। पर सिर्फ चैट जीपीटी से आपको क्या मिलेगा? अभी आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे, सुप्रीम कोर्ट की भी काफ़ी टिप्पणियाँ हैं कि एआई जो है हेलुसिनेट करता है। मतलब एआई का बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन हो चुका है लीगल फील्ड में, बिकॉज हमारा फील्ड जो है प्राइमरीली रिटन एडवोकेसी पे ज़्यादा रिलाई करता है इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, और ओरल आर्ग्यूमेंट्स तो सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है थैंकफुली अभी। और जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें एक एड है, ये एक टूल है। फॉर एग्जांपल पहले आपके पास ग्रामरली हुआ करता था जो आपको कहाँ पे सेमीकोलन ऑक्सफोर्ड कॉमा लगाना है वो बता देता था। अब वो है आपको अपने 4 प्रॉम्प्ट लिखें और लिख के दे रहा है, पर वो लिख के जो दे रहा है
वो सही है कि गलत है वो आपका काम होगा। मतलब इट्स अ टूल टू ब्यूटिफाई योर लैंग्वेज, इट्स अ टूल टू रिड्यूस लेबर इंटेंसिव वर्क। लॉ में बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव वर्क भी होता है, बहुत सारी टाइपिंग होती है, बहुत सारा आपको टेबल्स बनाने पड़ते हैं कि फला डॉक्यूमेंट में ये बोला है, यहाँ पे ये बोला है, तो इसका एक लिस्ट बनाओ, टेबल बनाओ, लिस्ट ऑफ डेट्स बनाओ। तो इन जो ये मैनुअल लेबर है उस काम को थोड़ा सा ईज़ कर देता है। आपको उसको उसी तरीके से यूज़ करना चाहिए। ये पूरा का पूरा आपके लिए एज अ लॉयर रिप्लेस नहीं कर पाएगा, एटलीस्ट फॉर नाउ तो नहीं कर पाएगा। आप फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हैं शुभ भाई। हाँ जी। ठीक है, गोरखपुर से स्टार्ट करिए आपने जर्नी, दिल्ली में आए, बैंगलोर में स्टडी करी। एक चीज़ बताइए कि फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट को कितनी चैलेंजेस फेस करनी पड़ती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बड़ी कन्फ्यूज़न होती होगी कि कॉर्पोरेट लॉ में जाना है कि लिटिगेशन में जाना है। मैक्सिमम मेजॉरिटी होती है दिमाग में लिटिगेशन चल रही होती है। तो आपकी जर्नी से समझना चाहूँगा कि आपने कैसे डिसाइड किया कि भाई मैं नॉर्मल लिटिगेशन में नहीं जाऊँगा, कॉर्पोरेट लॉ चूज़ करूँगा। तो एक्सीडेंट ही रहा है सब कुछ, मतलब लॉयर बनना भी एक्सीडेंट रहा है। अब 11th क्लास में पढ़ता था मैं, तो मेरे स्कूल की एक खासियत थी कि 11th क्लास के बैचेस को वो डिफरेंट फील्ड ऑफ लोगों से बुला के हमारा एक हॉल था जहाँ पे लोगों से बात कराते थे। कभी डॉक्टर आ गए, कभी लॉयर्स आ गए, कभी कुछ आ गया। बट इसी बीच में ना एक कोचिंग सेंटर था, तो वो उनके लिए प्रमोशनल मटेरियल भी है। तो वो आ गए हैं कि क्लैट की तैयारी कराएंगे। और अच्छा। मुझे पता भी नहीं था क्लैट क्या होता है, क्योंकि मैं तो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा था हमेशा से। और मुझे ये था कि इंजीनियरिंग करनी है, कोडिंग करनी है, उस वक्त वही रेस था। बिल्कुल। हाँ, तो बट ये भी था कि पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था कि आईआईटी निकल जाए। फिर ये था कि हाँ यूपीटीयू वगैरह कुछ निकल जाएगा, जो भी है कुछ कुछ चल रहा था। तो फिर वहाँ से आके एक कोचिंग सेंटर ने क्लैट के बारे में बताया कि भाई इतना पैसा मिलता है लॉ फर्म्स में। मैंने कहा वाह बढ़िया चीज़ है, यही करते हैं। फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने तैयारी क्या करी जो भी, और उसके बाद मैं एक एनएलयूज़ नहीं जा पाया, क्लैट में उतने अच्छे नंबर नहीं थे। तो फिर उसके बाद फिर मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, वहाँ पे ज्वाइन किया। वहाँ पे अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जो मेरी रिगरस ट्रेनिंग हुई है, एंड हैट्स ऑफ टू दैट यूनिवर्सिटी कि मैं वहाँ से निकला। मुझे 3rd ईयर के आसपास ये पता लग गया था यार, ये जो सिर्फ एपेलेट आर्ग्यूमेंट होते हैं ना, तो होता क्या है कि आप ना क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करते हो और आप सच उसी को मान लेते हो। बट केस लॉ पे नहीं जीता जाता, केस फैक्ट्स पे जीता जाता है, जो मैंने सीखा है। तो मज़ा आता है सिर्फ ट्रायल में, क्रॉस एग्जामिनेशन में, डॉक्यूमेंट्री सामने के साथ किस तरीके से खेलना है फैक्ट से, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी। बट उस फील्ड में ना पैसा नहीं था। तो रियलिटी चेक यही हुई मुझे कि अगर मैं लिटिगेशन में जाके ट्रायल करूँ शुरुआत में तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा। तो फिर मुझे किसी ने बताया आर्बिट्रेशन के बारे में। अब उसमें पैसा भी ठीक था और उसमें वो सब कुछ होता है, उसमें ट्रायल होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है बाकायदा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे लड़ाइयाँ होती हैं और काफ़ी सोफिस्टिकेटेड तरीके से होता है वो। उसमें ऐसा नहीं है कि डेट पे डेट पड़ रहा है कि जनाब आज विटनेस नहीं आ पाया, अब एक और डेट दे दीजिए, ये सब नहीं चलता। अच्छा। तो मैंने चूज़ कर लिया। तो तारीख पे तारीख वाला सिलसिला नहीं रहता, डिले होने की कोई वही नहीं रहती। हाँ, मतलब डिले होता है बट इस तरीके से नहीं कि आज आपने डेट रखा है तो वहाँ पे विटनेस आता है कि नहीं गाड़ी ख़राब हो गई, पहुँचे नहीं, 12 बजे रख दीजिए, 1 बजे रख दीजिए। बहुत होता है हमारे देश के कोर्ट में। काफ़ी दुखद है बट होता है। तो वो वहाँ पे नहीं हो सकता, वहाँ पे सेट टाइम लाइन है कि इस दिन आओ, ये नहीं होगा, नहीं आए तो बहुत से ऐसे आर्बिट्रेटर हैं जो कहते हैं एडवर्स इन्फ्लुएंस लेंगे, हम मानेंगे नहीं। यानी कि आपका जो विटनेस वो झूठ बोल रहा है, मतलब उसके एविडेंस का कोई वैल्यू नहीं है। और उसी तरीके से प्रोसीड करना भी चाहिए। तो क्योंकि हमारे वहाँ पेंडेंसी इतनी है ना, 5-6 लाख केस पेंडेंसी है जी। तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। आर्बिट्रेशन इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर इंडिया, आर्बिट्रेशन इज़ द सोल्यूशन फॉर इंडिया। कोर्ट रूम का कोई इंटरेस्टिंग किस्सा जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? कोर्ट रूम का मैं पहला दिन वाला अपना बताता हूँ। नया था, 1 हफ्ते हुए थे मुझे, और मेरे जो पार्टनर थे जिनको मैं रिपोर्ट करता था, तो बीच में एक्चुअली हमारे वहाँ हायरार्की होती है, एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट, प्रिंसिपल एसोसिएट, पार्टनर। तो उन्होंने सीनियर एसोसिएट से बोला कि इसको भेज दो, लेट्स टेस्ट हिम, या जो भी है काम। इसको एक सेक्शन 34 होता है, जैसे अवार्ड जो होता, अवार्ड आ जाता है ना आर्बिट्रेटर का,
तो उस अवार्ड को एक्चुअली दूसरी पार्टी चैलेंज कर सकती है कि अवार्ड ही गलत पास हुआ है। अच्छा। तो और ये सब कोई करता है रूटीनली, जबकि होना नहीं चाहिए। हाँ हाँ। कुछ कोर्ट्स हैं जैसे दिल्ली मुंबई के कोर्ट्स हैं, दे आर वेरी रिजिड अबाउट इट कि नहीं भाई, जब तक तुम मुझे सब्सटैंशियल चीज़ नहीं दिखाओगे तब तक मैं नहीं एडमिट करूँगा। बट बाकी जगह तो रूटीन है इस देश में। तो फिर मैंने खूब सारी पढ़ाई करी, जजमेंट्स वगैरह प्रिंट आउट लेके नोट्स बना के मैं पहुंचा कोर्ट में। मैंने एक गलती कर दी, मैंने पिछले 2 ऑर्डर, 7 दिन का ही था मैं एक्सपीरियंस, पिछले 2 ऑर्डर नहीं पढ़े थे। अच्छा। तो फिर मैं गया वहाँ पे, तो वो बोलते हैं कि सर आप प्रॉक्सी काउंसिल हो, कि हमारे वहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि जिसका वकालत ना हो तो वो प्रॉक्सी काउंसिल है, वो आर्ग्यू बहस नहीं कर सकता। तो मेरे से जज साहब ने पूछा कि आप प्रॉक्सी काउंसिल हो कि काउंसिल? मैंने कहा नहीं यार, नया वकील बने हैं अभी, तो काउंसिल हैं हम। तो फिर वो बोलते हैं अच्छा जज, अच्छा ठीक है, आर यू श्योर? मैंने बोला येस योर लॉर्डशिप। तो बोलता है ठीक है, इन पे कॉस्ट लगाया जाए 15,000 रुपये का। मैं पूरा रुआसा हो गया कि अभी तो मैं ट्रेनी हूँ, मतलब अभी तो नौकरी भी नहीं कंफर्म हुई है, और ये कैसे हो सकता है पहले ही दिन कोर्ट में। तो फिर मैं चला गया वहाँ से। फिर काफ़ी देर टेंशन के बाद फिर मैं जज साहब, मैंने देखा कि लोग ना जजेस से ना बीच बीच में कुछ मेंशन करके रिक्वेस्ट कर ले रहे हैं जो हो जा रहा है। तो मैंने भी बोला कि ये लॉर्डशिप, इट्स माय फर्स्ट जॉब, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, मेरे से गलती हो गई, ऐसे ऐसे कुछ बोला। तो जज ने मेरे से बोला काउंसिल, आई कैन नॉट मॉडिफाई दिस ऑर्डर विच आई हैव डिक्टेटेड इन ओपन कोर्ट। मतलब मैं जो भी मैंने ओपन कोर्ट में बोला है वो मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता। आप एक काम करो, सामने वाले साइड के वकील को ले आओ, और फिर दोनों लोग साथ में मेंशन करो तो शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर मैंने सामने वाले वकील को खोजा और उसको बुला के लेके आया। तो वो बोला हाँ कोई बात नहीं, उसके साथ भी मैंने हाथ पैर जोड़े। तो बोलता है ठीक है चलो चलते हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं मैं करा देता हूँ। मैं जैसे ही वहाँ जज साहब के सामने पहुँचा और मैंने बोला कि हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सामने वाला वकील ही पलट गया। मुझे इंसानियत से भरोसा उठ गया उस दिन। तो मैं था भी क्या, 22-23 साल का था, मुझे नहीं पता था इतनी चीज़ें, 7 days into प्रोफेशन। तो वो बोल रहा है कि इस पर और कॉस्ट लगाया जाए। मैं एकदम, मेरे आंखों में एकदम आंसू, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं करूँ क्या। फिर जज ने देखा, मेरा मुंह देखा। जजेस होते हैं, उनको भी समझ में आता है, बिकॉज वो भी तो इसी ग्राइंड के थ्रू जा चुके हैं, राइट। तो फिर उन्होंने बोला जजेस जो भी नया एडवोकेट होता है उसकी एबिलिटी टेस्ट जरूर करते हैं। हाँ, और करना भी चाहिए, क्यों नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस हैं जहाँ पे जूनियर लॉयर जाता है, डेट मांगता है, टाइम मांगता है, तो जजेस बोलते हैं कि ठीक है मैं आपको जो है कुछ गलत ऑर्डर नहीं पास करूँगा, बट आप मेरे सामने प्रिपेयर्ड होके आओ, क्योंकि वो सिखा रहे हैं ना। बिल्कुल। हमारा कोई ऐसा तो बहुत, एक आप जो चेंबर या फर्म में काम करते हो वहीं ट्रेनिंग होती है। फर्म्स क्या होते हैं, मोर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मोर डिसिप्लिन होते हैं। चेंबर तो चल रहा है, बहुत सारे ऐसे ही चल रहा है, बहुत सारे बहुत ही अच्छे चेंबर्स हैं इस देश में जहाँ पे डिसिप्लिन, आपको एथिक्स सिखाए जाते हैं, पर बहुत से चेंबर ऐसे ही हैं कि बस चल रहे हैं। तो जजेस आर डूइंग देयर बिट, मतलब उनके पूरे दिन में इतना बिजी शेड्यूल होता है, इतना डिफ़िकल्ट जॉब है इस देश में जज का, उसके बाद भी अगर वो थोड़ा सा आपको टाइम दे के आपको टेस्ट कर ले रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ता है। उस दिन के बाद, वो एक दिन था, और उसके बाद से मैंने कुछ नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि मैं वापस अपने सीनियर के पास गया। मैंने बोला सर ऐसी ऐसी गलती हो गई है। तो मेरा सीनियर ने मुझे डांटा नहीं। अच्छा। हंसने लगे, कह रहे कोई बात नहीं, तुम जाके करो, आगे देखा जाएगा। तो फिर उसके बाद से वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना कि यार समबडी इज़ लुकिंग एट माई बैक, बिल्कुल, उसके बाद से तो आई थिंक देयर हैज़ नेवर बीन अ बैड डे फॉर मी इन कोर्ट। सीनियर का भरोसा एक आपको अच्छा वकील बनने में मदद करता है। बहुत ज़्यादा। फली नरीमन जो हैं इस देश के लेजेंडरी लॉयर रहे हैं, और उनकी किताब है, उसमें एक चीज़ लिखी है कि स्टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हॉर्स, समथिंग ऑन दोज लाइंस, कि ये किस प्रजाति के आप लॉयर हो वो आपका सीनियर डिसाइड करता है, आप किस चेंबर या फर्म से हो। मैं खुश नसीब था कि मैं सही टाइम पे सही जगह पे था, और ऐसा लॉ में लक भी बहुत अच्छा बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, तो ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट था। मैं हूँ ब्रिलियंट, बट ऐसा भी नहीं है कि मेरे जितना और कोई लॉयर नहीं होगा, बट आई वॉज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड आई हैड राइट आंसर्स एट द राइट टाइम। तो उन चीज़ों की वजह से होता है। सीनियर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है आपकी लाइफ में। आज के डेट में जैसा भी सोचता हूँ अपने केस के बारे में, क्योंकि मैंने एक सीनियर को देखा है करते हुए,
मुझे नहीं पता था, मुझे घर पे मेरे डिनर कॉन्वर्सेशन लॉ की स्ट्रेटजीज तो थी नहीं। कॉलेज में लॉयर तो कोई नहीं था, लॉयर से हम सुनते थे, टीचर से पढ़ते थे, बच्चे आपस में जो बातें करते थे उसमें भी हम लॉ के प्रोविजंस को एनालाइज करते थे। पर लीगल स्ट्रैटेजी है, कैसे कब करना है, कब गिव अप करना है, कब नहीं करना है, कब चुप हो जाना है, ये आप अपने सीनियर को ही देख के सीखते हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली आप असली एडवोकेट आप कोर्ट रूम में ही पहुंच के सीखते हैं। हाँ, मतलब बहुत लोगों ने मुझसे ये बोला है कि प्रैक्टिस और पढ़ाई अलग है। बिल्कुल। मेरा तो मानना एकदम ऑपोजिट है। अच्छा। हाँ, मैं सही बताऊँ तो मैंने जितने आर्बिट्रेशंस में स्टेटमेंट ऑफ क्लेम डिफेंस बनाए हैं, मैं वैसे ही बनाता था जैसे मैं अपने मेमोरियल्स बनाया करता था कॉलेज में। उतना ही हैविली रिसर्च्ड, उतना ही हैविली एनोटेटेड या फिर आपके साइटेशंस के साथ ही बनाता हूँ मैं, फुटनोट्स के साथ। तो मेरे लिए तो डिफरेंट नहीं है, बट बहुत लोगों के लिए एक्चुअली डिफरेंट रहा है। अब हो सकता है कि मेजरली वो सच हो क्रिमिनल लॉ के प्रैक्टिस के लिए, जो कि मैं वाइट कॉलर क्राइम प्रैक्टिस करता हूँ, बट मैं हार्ड कोड क्रिमिनल लिटिगेशन नहीं करता हूँ। मेरा पार्टनर है, तो मैंने और मेरे पार्टनर, उनका नाम प्रियांशु उपाध्याय है, वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट पे, तो हम दोनों ने फॉर्म किया है, वो ये करते हैं। तो हमारा और उनमें ये थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रहता है, बट मज़ा तभी आता है हाउ टू मनूवर साथ में, जहाँ पे उनकी ज़रूरत वो उनकी ज़रूरत, जहाँ मेरी ज़रूरत मेरी ज़रूरत। बिल्कुल। थैंक शिवम भाई हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड इतना सारी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।